गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए करंट अफेयर्स की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखें हम आईएनएस इच्छक। ये इंडियन नेवी का एक शिप है। तो जब भी इंडियन नेवी के जो शिप का नाम आएगा तो उसमें आईएनएस आएगा और आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवल शिप। हिंदी में कहें तो इसे भारतीय नौसेना पोत, यानी भारतीय नौसेना का जहाज। तो जब भी किसी शिप का नाम आएगा तो शिप के नाम के साथ में क्या आएगा? आईएनएस जरूर आएगा। तो आईएनएस कई बार आप लोगों को आईएनएचएस भी मिलेगा। तो एच का मतलब है हॉस्पिटल। नेवी का जो भी कोई हॉस्पिटल होगा तो उसे कहा जाएगा इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप, उसे भी जहाज माना जाएगा। तो कहने का मतलब है आईएनएस इंडियन नेवल शिप। तो इंडियन नेवल शिप भारतीय नौसेना का जहाज इच्छक है, जिसे नवंबर 2025 में नवंबर 2025 में कोच्चि में नौसेना में शामिल किया। कहां पर शामिल किया गया है? कोच्चि में। कि ये 2025 में शामिल होने वाला नौसेना का 10वां जहाज है, जो कि कितना नवंबर को शामिल हुआ था? 7 नवंबर 2025 को। तो यानी भारतीय नौसेना का ये कौन सा था? 10वां पोत था। देखिए भारतीय नौसेना है जो अ, भारतीय नौसेना के लिए जो जहाज बनाए जा रहे हैं वो स्वदेशी तकनीक पर, मतलब भारत में ही बनाए जा रहे हैं आजकल। इस वजह से लगातार नए नए जहाज हैं जो भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं, ताकि भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा सके, वो भी स्वदेशी रूप से। अब देखिए इसका जो निर्माण किया गया है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, जो कि कहां पर है? कोलकाता में। तो देखिएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसे बनाया है और इसे नेवी में शामिल कहां किया गया है? कोच्चि में। क्लियर है? तो कोच्चि में शामिल किया गया है और कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा इसे बनाया गया है। ये जल सर्वेक्षण पोत है, मतलब वाटर का सर्वे करने के लिए, जल का सर्वे करने के लिए इस जहाज का निर्माण किया गया है। देखिए जहाजों की अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग इस्तेमाल के लिए होता है। कुछ जहाज ऐसे होंगे जो पनडुब्बियों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाए। कुछ जहाजों की स्पीड ज्यादा रखनी होगी ताकि जल्दी पहुंच सकें किसी जगह पर। कुछ जहाज आकार में बहुत बड़े होंगे, जैसे आईएनएस विक्रांत है, विराट है। तो वो जहाज हैं, उनका पर्पज है कि किसी देश के पास जाकर के और वहीं से अटैक किया जा सके। तो मतलब अलग अलग पर्पज के हिसाब से इनका निर्माण किया जाता है। तो इसका निर्माण किया गया है जल सर्वेक्षण पोत के आधार पर। तो इसका नाम क्या था? आईएनएस इच्छक। इसी तरह से एक दूसरा जहाज है आईएनएस माहे। माहे। अब ये नेवी में कुछ जहाज ऐसे होते हैं जो कहीं शहर के नाम पर होते हैं, जैसे आईएनएस मुंबई, आईएनएस दिल्ली, इस तरह से करके। तो ये है आईएनएस माहे। आईएनएस माहे शिप के बारे में हम थोड़ा समझें कि ये एंटी सबमरीन, एंटी सबमरीन, सबमरीन का मतलब है पनडुब्बी। वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट। सेलो वाटर का मतलब है कम गहरा जल। वॉरफेयर मतलब युद्ध में लड़ने के लिए। तो मतलब ये ऐसा जहाज है जो कि कम गहरे पानी में पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका पर्पज क्या हुआ कि कम गहरे जल में पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए बनाया गया है आईएनएस माहिम। अभी हमने देखा आईएनएस इच्छक, उसका काम क्या था? जल सर्वेक्षण। इसका काम क्या है? पनडुब्बियों को कम गहरे जल में मार गिराने का। तो मतलब कोई दूसरा देश अटैक करता है और वो पनडुब्बी अगर छोड़ता है, उसकी कोई पनडुब्बी अगर जल के नीचे है तो उसे मार गिरा सकती है ये। इसका मुंबई में 24 नवंबर को
भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया। यानी यूं समझें कि आईएनएस इच्छक के बाद में इसे शामिल कर दिया गया है। कहां पर किया गया है? मुंबई में। अब इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आपने देखा आईएनएस इच्छक का निर्माण गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कोलकाता द्वारा किया गया था और उसे शामिल किया था कोची में। इसे बंबई में शामिल किया है आईएनएस माही को और इसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। खास बात यह थी कि जब भी नेवी का कोई शिप कमीशन्ड होता है, कमीशन का मतलब होता है भारतीय नौसेना में शामिल होता है, तो भारतीय नौसेना में जहाजों को भी एक अधिकारी माना जाता है। जैसे जहाज अधिकारियों की जब भर्ती होती है तो उन्हें बोला जाता है कमीशन्ड ऑफिसर। इसी तरह से इन्हें भी कमीशन बोला जाता है, यानी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया एक अधिकारी। तो हर बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या नौसेना के एडमिरल वो उस जहाज को शामिल करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जहाज को थल सेनाध्यक्ष यानी आर्मी के जनरल द्वारा शामिल किया गया है और वो जनरल थे उपेंद्र द्विवेदी। तो मतलब पहला ऐसा जहाज जिसे थल सेनाध्यक्ष द्वारा भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है यानी शामिल किया गया है, वो जहाज कौन सा था? आईएनएस माही। अब माहे एक जगह का नाम है, इसके बारे में हम थोड़ा सा हम समझ लें तो पुदुचेरी जो है वो भारत में 4 जगह पर फैला हुआ है। तो जो बेसिकली पुदुचेरी है उस पर कब्जा था फ्रांस का। पुदुचेरी पर फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस की कॉलोनियां थी। 1 नवंबर 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को दे दिया, भारत को मिलाने के लिए एग्री हो गए। उससे पहले पुदुचेरी में एक जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह का मतलब है जनता से मतदान कराया गया था कि भाई आप फ्रांस के साथ रहना चाहते हो या भारत के साथ शामिल होना चाहते हो। तो बहुसंख्यक यानी बहुमत है जो भारत के पक्ष में आया। ये मतदान कराया गया था, जनमत संग्रह कराया गया था 18 अक्टूबर 1954 को। इस जनमत संग्रह के आधार पर फ्रांस ने बोल दिया कि ठीक है, इसे भारत को दे दिया जाता है। तो भारत को दे दिया जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से वास्तव में इसे शामिल कर लिया गया था 16 अगस्त 1962 को भारत में शामिल कर लिया गया। और भारत में शामिल करने के बाद में ये बन गया था भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले इसका नाम था पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को किससे लिया? फ्रांस से लिया था, जनमत संग्रह के आधार पर लिया था। पौंडीचेरी का नाम बाद में बदलकर कर दिया गया पुदुचेरी 1 अक्टूबर 2006 को। तो 1 अक्टूबर 2006 को पौंडीचेरी का नाम बदलकर हो गया पुदुचेरी। अब उस पुदुचेरी के बारे में हम देखें तो पुदुचेरी भारत में एक जगह नहीं है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन भारत में ये 4 जगह पर फैला हुआ है। तो ये 4 जगह हम इसकी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए, पहला ये भाग, ये हम देख रहे हैं, तो ये है केरल। एक पुदुचेरी केरल में है जिसका नाम है माहे, और उसी के नाम पर आईएनएस माहे जहाज बना है। दूसरा देखें, ये वाला हिस्सा हम देख रहे हैं तो ये है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में 2 जगह पुदुचेरी है, एक तो मेन पुदुचेरी और दूसरा उसका एक जिला कराईकल। इसी तरह से ये वाला हिस्सा हो गया आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश में भी एक जगह है यनम। ध्यान रखिएगा, यमन मत कर दीजिएगा, यमन एक देश का नाम है, यनम ये एक जिला है। तो अगर हम यहां भारत के नक्शे में अगर हम देखें तो पुदुचेरी है वो 4 जगह पर हमारा केंद्र शासित प्रदेश फैला हुआ है। इसके
4 भाग हैं, या यूँ कहें कि इसके 4 जिले हैं। तो पहला एक भाग हम देखें तो माहे पहला हुआ है केरल में, दूसरा पुदुचेरी और कराईकल 2 फैले हुए हैं इसके तमिलनाडु में, और एक भाग यनम इसका आंध्र प्रदेश में है। तो समझ में आया कि पुदुचेरी है जो 1954 में फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ, भारत में शामिल होना तय हुआ, और 2006 में इसका नाम बदलकर पौंडीचेरी से पुदुचेरी कर दिया गया। भारत के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इनमें 4 जगह पर यह फैला हुआ है, और ये वर्तमान में हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के नाम पर आईएनएस माहे बना। अब देखिए, दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला भारत में पहले जहां विकलांग शब्द इस्तेमाल होता था, उसकी जगह अब शब्द इस्तेमाल होता है दिव्यांग। अब दिव्यांग जनों द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, घरेलू उत्पाद जैसे साबुन हो सकता है, या कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, कुछ साड़ी हो सकती है, कुछ दरी हो सकती है, कंबल हो सकता है। तो मतलब अ, दिव्यांगों द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, उन्हें बेचने के लिए जो मेले लगाए जाते हैं, उन मेलों का नाम दिया गया है दिव्य कला मेला। क्लियर हुआ? दिव्यांग जनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए जिन मेलों का आयोजन किया जाता है, उन मेलों को नाम दिया गया है दिव्य कला। तो अभी हाल ही में हम देखें कि दिव्य कला मेला कहां लगा है, तो देखें नवंबर 2025 में 27वां 27वां दिव्य कला मेला लगा है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसा पहला दिव्य कला मेला दिसंबर 22 में नई दिल्ली में, यानी दिसंबर 2022 से ऐसे दिव्य कला मेलों की शुरुआत हुई, जो कि दिल्ली से हुई, और हाल ही में ऐसा दिव्य कला मेला 27वां जो मेला है, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में लगाया। अब ये मेलों का आयोजन कौन करता है, तो मंत्रालय करता है। कौन सा मंत्रालय करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय इन मेलों का आयोजन करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसमें भारत के स्वदेशी जो दिव्यांगजन हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचा जाता है, ताकि उनको बढ़ावा मिल सके, उनकी आजीविका मिल सके, बन सके, चल सके, और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके, उनकी स्किल डेवलप हो सके। मतलब ऐसा ना हो कि वो पिछड़े ही रह जाए। तो इस तरह से करके दिव्य कला मेलों का भारत में आयोजन किया जाता है। अब देखिए, एक रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज की, उसके बारे में हम समझें। क्यूएस एशिया रैंकिंग। अब क्यूएस है, एक संस्था है, और उसका नाम है क्वेकारेली साइमंड्स। क्वेकारेली साइमंड्स, जो कि कहां पर है? लंदन में है। इस संस्था ने, क्यूएस क्वेकारेली साइमंड्स ने एक रैंकिंग निकाली है एशिया की। कहां की निकाली है? एशिया की। मतलब एशिया के विश्वविद्यालयों की रैंक निकाली। कब निकाली है? नवंबर 2025 में निकाली। इसमें पहली पोजीशन जो आई है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। हांगकांग विश्वविद्यालय को फर्स्ट रैंक मिली है। सेकंड रैंक मिली है पैकिंग। पैकिंग जो यूनिवर्सिटी है, बीजिंग में है। चीन में, उसे मिली है। तो कहने का मतलब है कि पहली रैंकिंग है वो मिली है हांगकांग यूनिवर्सिटी को, और सेकंड पैकिंग यूनिवर्सिटी को। खास बात यह है कि टॉप 50 यूनिवर्सिटी में भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं। विश्व की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ एशिया की बात कर रहे हैं। क्यूएस एशिया रैंकिंग। तो एशिया में भी बात करें तो इस संस्था के अनुसार भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में नहीं आई है। तो भारत की टॉप पोजीशन कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो टॉप पोजीशन मिली है, भारत का जो प्रदर्शन है, वो 59वीं रैंक मिली है।
59वीं रैंक मिली है। किसको मिली है? आईआईटी दिल्ली को। तो मतलब पहली रैंक मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को, हांगकांग विश्वविद्यालय को, दूसरा पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिली है। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी को टॉप 50 में जगह नहीं मिली है। 59वीं रैंक मिली है आईआईटी दिल्ली को। तो ये भारत में इस संस्था के अनुसार शिक्षा की स्थिति है। अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल, भारत है जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। मतलब भारत में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रमंडल समझें। राष्ट्रमंडल का मतलब है कि ऐसे देश जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, मतलब अंग्रेजों ने कभी उन पर शासन किया था, ऐसे देशों का समूह क्या कहलाता है? राष्ट्रमंडल। तो कहने का मतलब है राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग लेंगे? जो देश कभी अंग्रेजों के अधीन रहे थे, वो देश इसमें भाग लेंगे। तो देखिए इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में भी कॉमनवेल्थ गेम, जिनको राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है, वो हो चुके हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल कहिए या कॉमनवेल्थ गेम कहिए, एक ही बात है। तो इससे पहले हो चुके हैं। तो अब भारत में कब होने जा रहे हैं ये गेम? तो वो हम देखें कि ये 2030 में भारत में होने वाले हैं। भारत में इनकी मेजबानी होगी, यानी भारत इनकी मेजबानी कर रहा है। और ये गेम कहां पर होंगे? अहमदाबाद में होंगे, गुजरात में होंगे। तो अहमदाबाद में भी कौन सा स्टेडियम इनके लिए दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो कहने का मतलब है भारत में कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत का कौन सा शहर कर रहा है? अहमदाबाद कर रहा है। कौन से साल के लिए कर रहा है? 2030 में करेगा। अब देखिए कौन सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसमें इनका आयोजन होगा। कौन से महीने में होगा? अक्टूबर में होगा। तो अक्टूबर 2030 में इन खेलों का आयोजन होगा। तो कौन से खेल, पहले खेल, दूसरे खेल, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के, कौन से नंबर के हैं ये? तो ये 24वां नंबर का खेल आयोजित होगा। तो 24वां नंबर का खेल आयोजित होगा। अब देखिए सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनकी शुरुआत 1930 में हुई थी हैमिल्टन कनाडा से। तो कनाडा का एक शहर है हैमिल्टन, वहां से 1930 में हुई थी। अब कब होने वाली है? 2030 में। यानी कितने साल हो जाएंगे? 100 वर्ष। 100 वर्ष हो जाएंगे राष्ट्रमंडल खेलों को शुरू हुए। इसलिए कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? शताब्दी संस्करण। तो कहने का मतलब है महत्वपूर्ण है, कॉमनवेल्थ खेल या राष्ट्रमंडल खेल का शताब्दी संस्करण है, यानी 100वां संस्करण है। वो 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वो कहाँ आयोजित होगा? अहमदाबाद में होगा, 2030 में होगा। लेकिन इसका संस्करण मतलब कितने खेल हो जाएंगे तब तक? तो उस समय होगा 24वां खेल। 24वां खेल होगा। एक्चुअल में वर्ल्ड कप, सॉरी, वर्ल्ड वार के दौरान ये नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से बीच में एक का गैप है। देखिए सबसे पहला खेल कब हुए? 1930 में। कहां पर हुए? हैमिल्टन कनाडा में आयोजन इनका हुआ था। इसमें लगभग 74 देश शामिल हो रहे हैं राष्ट्रमंडल में। दिल्ली में इनका आयोजन 2010 में हो चुका है। और 2010 में जब हुआ था तब खेल कौन से थे? 19वें खेल। तो 19वें खेल की मेजबानी भी भारत ने की थी नई दिल्ली में। और अब 24वें खेलों की मेजबानी भी भारत करेगा। इस तरह से हमने पढ़ा राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। अब देखिए तेजस भारत का एक जेट है, एयरफोर्स का। इसके बारे में हम देखें, इसे बोलते हैं तेजस LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान। हल्का लड़ाकू विमान तेजस। तो देखिए जब से तेजस को भारतीय नौसेना में शामिल किया, सॉरी, भारतीय वायुसेना में शामिल किया, तब से अब तक इसके 2 बार ही दुर्घटना हुई है। जबकि मिग 21 उसे रिटायर्ड कर दिया गया है फिलहाल, और उस मिग 21 की जगह ली है तेजस ने। तो मिग 21 के सैकड़ों क्रैश हुए हैं, मतलब दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन तेजस की 2 ही दुर्घटनाएं हुई हैं। और जो दूसरी दुर्घटना हुई है वो एक अंतर्राष्ट्रीय शो में दुर्घटना हुई।
और इस वजह से बहुत सारे देशों ने जो भारत के साथ डील कर रखी तेजस खरीदने की, उन्होंने वो डील रोक दी। तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस दुर्घटना से। तो ये दुर्घटना के बारे में हम समझें, ये जो दुर्घटना है वो हुई है दुबई। एयर शो चल रहा था 2025 का, 21 नवंबर 2025 को ये दुर्घटना हुई। तो मतलब दुबई में दुबई एयर शो चल रहा था, वहां पर तेजस है जो क्रैश हो गया। इस क्रैश में जो इसके पायलट थे, विंग कमांडर नमन श्याल, उनकी डेथ हो गई। विंग कमांडर, अब देखिए विंग कमांडर का जो पद होता है, वो अगर हम आर्मी में बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर की रैंक। किसकी बराबर की रैंक होती है? लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर की रैंक होती है। तो इस रैंक का अधिकारी जो पायलट थे नमन श्याल, उनकी इस दुर्घटना में डेथ हो गई थी। ये दूसरी दुर्घटना थी तेजस की। इससे पहले जो दुर्घटना हुई है वो मार्च 2025 में ही हुई है, और वो हुई है जैसलमेर। तो कहने का मतलब है 2025 में ही इसकी दो दुर्घटना हुई हैं, जो कि अब तक भी दो ही हैं। और पहली दुर्घटना इसकी मार्च में हुई है और दूसरी इसकी दुर्घटना नवंबर में हुई है। ये विंग कमांडर नमन श्याल हैं जिनकी उस दुर्घटना में डेथ हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि जो तेजस एलसीए है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसकी अब तक दो दुर्घटनाएं हुई हैं। पहली मार्च 2025 में जैसलमेर में हुई थी, और दूसरी नवंबर 2025 में हुई है दुबई एयर शो के दौरान। और दुबई एयर शो के दौरान जो इसके पायलट थे, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन जैसलमेर में जब क्रैश हुआ था तो पायलट इजेक्ट कर गए थे, मतलब पैरासूट के थ्रू वहां से निकल गए थे, तो वो बच गए थे। अब हम देखें मिग, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। तो ये क्या है? हल्का लड़ाकू विमान, LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस का मतलब क्या है? तेज या प्रकाश, आभा, बहुत ज्यादा तेज। इसका जो निर्माता है, इसका निर्माण, तो तेजस का निर्माण है वो हाल कर रहा है, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इसका जो डिजाइन है कि डिजाइन कैसा बनेगा, तो इसका डिजाइन बनाने वाली एजेंसी है वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, ADA। तो डिजाइन का एक पल के लिए ध्यान ना रहे, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरर या निर्माता जरूर ध्यान रखना चाहिए। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे बनाया जा रहा है। आगे हम देखें कि इसकी जो स्पीड है वो लगभग लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 2000 से 2200 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है। इसकी पहली उड़ान जो थी वो 4 जनवरी 2001 को हुई। इस उड़ान के बाद में इसके बहुत सारे चेक हुए, बहुत सारी फ्लाइट ट्राई करके देखी, और उनके बाद में इसे सर्विस में शामिल कर लिया गया था एयरफोर्स में 17 जनवरी 15। तो 1 से और 15 के बीच में लगभग 14 वर्ष इसके टेस्ट हुए। अब इसकी जनरेशन, इसकी पीढ़ी हम देखें तो 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है। खास बात है कि इसमें सिंगल इंजन है, मतलब इसमें डबल इंजन नहीं है, इसमें सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और इसीलिए ये हल्का है, इसीलिए कहा जाता है हल्का लड़ाकू विमान। अब हम बात करें MiG-21 की। तो MiG-21 ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह का एयरक्राफ्ट है। ये जो सामने खड़े हैं ये विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हैं, जिनका प्लेन है जो MiG-21 चला गया था पाकिस्तान के F-16 का पीछा करते हुए पाकिस्तान में, और इनको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था उस समय, लेकिन भारत के दबाव में इनको छोड़ना पड़ा। तो ये विंग कमांडर हैं अभिनंदन वर्धमान। तो MiG-21 की हम बात कर रहे हैं। तो MiG-21 को हाल ही में भारतीय नौसेना से रिटायर्ड कर दिया गया चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर। कब किया गया है? 26 सितंबर 2025 को। यानी 26 सितंबर 2025 को MiG-21 को एयरफोर्स से रिटायर्ड कर दिया गया है। अब वो एयरफोर्स में काम नहीं करेगा,
मतलब ट्रेनिंग देने के बाकी कामों में उसका इस्तेमाल किया जाता रहेगा। इसका जो असली नाम है मिग, वो है मिकोयान गोरेचिव। मिकोयान गोरेचिव। अभी जो इस तरह के नाम है वो कहाँ पाए जाते हैं? सोवियत संघ में पाए जाते हैं, रूस में पाए जाते हैं। आजकल हम बोलते हैं रूस, जो कि 1991 में टूटा था। किस में से? सोवियत संघ में से। किस में से टूटा था? सोवियत संघ में से। तो सोवियत संघ है वो टूट गया था 1991 में, और उसके 15 टुकड़े हो गए थे। उनमें से एक टुकड़ा था रूस। तो सब निर्माता देश कौन सा था? सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ था तो जाहिर सी बात है 1991 के पहले की बात होगी। तो इसे 1963 में भारत में शामिल किया गया था। भारत में 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, तो भारत को ये चीजें महसूस हुई कि भारत को आधुनिक फाइटर जेट होने चाहिए एयरफोर्स के पास, और सोवियत संघ से इन्हें खरीदा गया और भारत में 1963 में इसे शामिल किया। तो हम ये देखें, इसकी यात्रा देखें कि 1963 में ये भारत में शामिल हुआ और 2025 में ये रिटायर्ड हो गया। तो इतने लंबे समय तक ये भारत का मेन फाइटर जेट रहा है, और इसी की वजह से भारत ने इसे युद्ध में शामिल किया है। 1971 का युद्ध आप देखें, 1999 का कारगिल आप देखें, उसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक देखें, हर में मिग-21 का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इसकी दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा हुई हैं, सैकड़ों से ज्यादा दुर्घटनाएं इसकी रही हैं, बहुत सारे पायलट्स की इससे डेथ हुई है। 1963 में शामिल किया गया है, और ये पहला क्या था? सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक मतलब जो हवा की गति से भी ज्यादा तेज चलता था। अब आगे हम बात करें 56वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ। कितने नंबर का है? 56वें नंबर का है। इसके बारे में हम थोड़ा देखें कि ये गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। नवंबर में हुआ है 2025 में, जिसमें लगभग 240 फिल्में 81 देशों की प्रदर्शित की गई हैं, और इनके बाद में इनमें पुरस्कार दिए गए हैं। उन पुरस्कारों को हम समझ लेते हैं। इसकी उद्घाटन फिल्म, जब इसका उद्घाटन हुआ तो पहली फिल्म कौन सी चलाई गई? द ब्लू ट्रेल। कौन सी थी? द ब्लू ट्रेल। और समापन, जब इसका अंत हुआ कार्यक्रम का, आयोजन का, तो समापन फिल्म कौन सी थी? अ यूजफुल घोस्ट। एक उपयोगी भूत। अ यूजफुल घोस्ट इसकी समापन फिल्म थी। गोल्डन पिकॉक, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज इसका होता है गोल्डन पिकॉक। सोने का स्वर्ण मयूर दिया जाता है, तो इसे हम बोल सकते हैं गोल्डन पिकॉक या स्वर्ण मयूर। ये बेस्ट फिल्म को दिया जाता है, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहां दिया है स्किन ऑफ यूथ, जो कि वियतनाम की मूवी है। कहां की है? वियतनाम की है स्किन ऑफ यूथ, युवाओं की त्वचा। उसके बाद दूसरा पुरस्कार आता है सिल्वर पिकॉक। सिल्वर पिकॉक रजत पुरस्कार या रजत मयूर पुरस्कार। और रजत मयूर किसको दिया जाता है? बेस्ट डायरेक्टर। तो ध्यान देखिएगा, गोल्डन पिकॉक है वो बेस्ट मूवी को दिया जाता है, और सिल्वर पिकॉक है वो बेस्ट डायरेक्टर को दिया जाता है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है वो संतोष दवाकर को दिया गया है, जिन्होंने एक मराठी फिल्म बनाई थी गोंदाल। गोंधल करके एक उन्होंने मराठी मूवी बनाई, उसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया। यहाँ बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार दिया गया है वो उबईमार रियोस को दिया गया है। ये सब बाहर के लोगों को दिया गया है। दूसरा देखें हम बेस्ट एक्ट्रेस, यानी बेस्ट हीरोइन, ये जारा सोफिया ओस्तान को दिया गया है। रजनीकांत को, ये इंपॉर्टेंट है, रजनीकांत को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। भारतीय सिनेमा में स्पेशल पहचान बनाने के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो
नंदमुरी बालाकृष्णन को दिया गया, नंदमुरी बालकृष्णन को। अब यहाँ पर ये तो पुरस्कार हुए कि गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, या स्पेशल जो खुद की वैल्यू बनाई, जो पहचान बनाई, आइडेंटिटी बनाई, उसके लिए पुरस्कार हो गया। अब बात आती है कि फोकस कंट्री कौन था। फोकस कंट्री कौन था? तो फोकस कंट्री यहाँ जापान था, जिसकी 6 फिल्में यहाँ पर दिखाई गई। नेक्स्ट, पार्टनर कंट्री किसका दर्जा किसे दिया गया था? स्पेन को दिया गया था। नेक्स्ट, स्पोर्टलाइट कंट्री किसका दर्जा किसको दिया था? ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। तो ये 3 दर्जे देशों को दिए गए। अगला आता है जूरी के अध्यक्ष, यानी इन पुरस्कारों को देने के लिए निर्णय करने वाली जो कमेटी थी उसे जूरी बोलते हैं। उस जूरी के अध्यक्ष कौन थे? उस जूरी के अध्यक्ष थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और इन्होंने ये तय करके इन इन लोगों को ये पुरस्कार दिए थे। आज की क्लास में इतना ही। हमने कुछ सिप के बारे में पढ़ा, इसके अलावा कुछ पुरस्कार पढ़े, दिव्य कला मेले के बारे में हमने पढ़ा, हमने मिग-21 के बारे में और तेजस के बारे में पढ़ा। इसी तरह से अगली क्लासों में जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।